बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीली नेगोशिएबल लेटर ऑफ क्रेडिट और रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रीली नेगोशिएबल ज़रा आसान टर्म है और ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो फ्रीली नेगोशिएबल होती हैं एलसीज, उनके अंदर लिखा होता है दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ फ्रीली नेगोशिएबल विद एनी बैंक। तो अगर इस तरह की टर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि ये एलसी किसी भी बैंक से आप इसकी डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करवा सकते हैं। मकसद ये है कि जब एक्सपोर्टर को एलसी मिलेगी तो वो देखेगा कि क्या ये फ्रीली नेगोशिएबल है। तो अगर उसमें फ्रीली नेगोशिएबल की क्लास लिखी हुई है तो फिर एक्सपोर्टर शिपमेंट करके अपने जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किसी भी बैंक के पास लेके जा सकते हैं नेगोशिएशन के लिए, या जिस बैंक को वो समझता है कि मैंने इस बैंक को मेरी लिमिट कोई AA की लिमिट जो रीफाइनेंस लिमिट होती है उसको मैंने इस बैंक से आगे इन्हांस करवाना है तो मैं इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट दे दूँ, या जो भी उसका फेवरेट हो। मतलब ये एक्सपोर्टर की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो एक्सपोर्टर चाहता है कि मैं इस XYZ बैंक के पास जाऊं और इससे अपनी नेगोशिएशन कराऊं इस कंसाइनमेंट की, तो वो उसके पास जा सकता है क्योंकि उस एलसी में लिखा हुआ है फ्रीली नेगोशिएबल विद एनी बैंक। तो अब वो उस एलसी के डॉक्यूमेंट्स उस बैंक को देगा, अपने पसंदीदा बैंक को या अपने सिलेक्टेड बैंक को, और वहाँ से वो उसकी नेगोशिएशन करवा लेगा। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एलसी के अंदर लिखा हो दिस एलसी इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर नेगोशिएशन विद बैंक XYZ, और आगे उसका नाम पता एड्रेस या कुछ डिटेल लिखी होगी। तो अब अगर इस तरह की क्लास एलसी के अंदर लिखी हुई है और एक्सपोर्टर को जब एलसी मिलती है तो वो देखता है कि भाई ये तो फलां बैंक के साथ रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब कि मैं इसके शिपिंग डॉक्यूमेंट सिर्फ इसी बैंक से नेगोशिएट करवा सकता हूँ जो एलसी के अंदर लिखा हुआ है कि दिस एलसी इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर नेगोशिएशन विद बैंक ABC XYZ, जो भी बैंक का नाम है। तो इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट सिर्फ यही बैंक नेगोशिएट कर सकते हैं। अब ये क्यों लिखा जाता है? बेसिकली ये जो इम्पोर्टर होता है उसकी मर्जी पे नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर एक्सपोर्टर क्या है कि जी आप लिख दें, मतलब फलां बैंक से रिस्ट्रिक्ट कर दें, मुझे कोई नहीं मसला, मैं इस बैंक से नेगोशिएट करवा लूँगा, तो ठीक है। अदरवाइज एक्सपोर्टर को कोई ऐसा इससे मसला नहीं होता, इम्पोर्टर को भी नहीं होता। इम्पोर्टर भी नहीं कहता बैंक से, अपने एलसी ओपनिंग बैंक से कभी नहीं कहेगा कि आप एलसी रिस्ट्रिक्टेड कर दें। ये सिर्फ एलसी ओपनिंग बैंक की अपनी चालाकी होती है। एलसी ओपनिंग बैंक इम्पोर्टर को बताए बगैर बस उसमें एक क्लाज ऐड कर देता है कि दिस एलसी इज रिस्ट्रिक्टेड विद, और विद के साथ वो उसकी जो अपनी बैंक की ब्रांच होती है उस कंट्री में, जैसे यहाँ से जो बैंक एलसी खोलेगा वो अपनी यूके की किसी ब्रांच को मेंशन कर देगा एलसी यूके के लिए है और उसकी ब्रांच यूके में अवेलेबल है, तो वो यूके में अपनी ब्रांच को लिख देगा कि ये एलसी से रिस्ट्रिक्टेड है। इससे उसको बैंक को ये फायदा हुआ कि वो उनको बिजनेस मिल जाएगा, यानी जो नेगोशिएशन चार्जेस हैं वो उस बैंक को मिल जाएंगे। तो वो अपना बिजनेस ज़्यादा करने के लिए या अपने बैंक को फेवर देने के लिए इस तरह की क्लास ऐड कर देते हैं कि जी ये एलसी जो है इस बैंक की साथ रिस्ट्रिक्टेड है नेगोशिएशन के लिए। अच्छा, अब जब एक्सपोर्टर को एलसी मिलती है तो वो देखता है कि अगर तो वो रिस्ट्रिक्टेड है किसी बैंक के साथ, तो सम टाइम उसको कोई इतराज़ नहीं होता। वो कहता ठीक है भाई, मेरा इस बैंक से बिजनेस है और मैं इसी बैंक को दे दूंगा, मुझे क्या इतराज़ है। और सम टाइम वो कहता है कि नहीं, मैंने इसको डॉक्यूमेंट इससे नेगोशिएट नहीं करवाने, तो फिर वो कहेगा इम्पोर्टर को कि इस क्लास को अमेंड कर दें, इसको फ्रीली नेगोशिएबल कर दें, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट पाएं। तो अब अगर एक्सपोर्टर कहता है कि इसको फ्रीली नेगोशिएबल करें तो इम्पोर्टर उसको अमेंड कर देगा कि ठीक है जी एलसी फ्रीली नेगोशिएबल है। तो इस तरह से अगर तो एलसी खुलने से पहले इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती कि ये फ्रीली नेगोशिएबल होगी या रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो जब भी एक्सपोर्टर को एलसी मिले उसे चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये एलसी रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है किसी बैंक के साथ, या जब इम्पोर्टर एलसी खुलवाए तो वो भी उसको ज़रा डिटेल से एक नज़र देख ले, पूरी एलसी को पढ़ लेना चाहिए। मैं जब इम्पोर्ट में था तो मैं एलसी आती थी तो पहले हम एलसी को, बल्कि पहले ड्राफ्ट आता था, बैंक जो है वो एलसी खोलने से पहले एलसी का ड्राफ्ट दे देता है कि जी ये
ड्राफ्ट चेक कर लें, अगर इसमें आपने कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं फिर एलसी को थ्रो कर दूं, यानी कि इसका टेलेक्स या स्विफ्ट मैसेज जो भी करना है वो मैं कर दूं, या प्रिंट करना है तो उस वक्त तो नॉर्मल एलसी प्रिंट होती थी और जो अर्जेंट होती थी वो टेलेक्स होती थी, फिर स्विफ्ट भी आ गया, फिर स्विफ्ट होती थी। तो अब वो ड्राफ्ट निकाल देते हैं, इवन स्विफ्ट से भी ड्राफ्ट निकल आता है कि पहले एक ड्राफ्ट वो दे देते हैं इम्पोर्टर को कि चेक कर लें, और इम्पोर्टर खुद भी उसको चेक कर लेता है, और जो अच्छे एक्सपीरियंस लोग होते हैं या जिनका प्रोफेशनली ज़्यादा बेहतर काम होता है वो उसी ड्राफ्ट को एक्सपोर्टर को भी सेंड कर देते हैं उसी वक्त स्कैन करके कि भाई आप इस ड्राफ्ट को चेक कर लें, इसमें कोई अमेंडमेंट या चेंजेस हो तो भी बगैर पैसों के अमेंडमेंट हो जाएगी। और ड्राफ्ट चेक कराने का मकसद भी यही होता है कि जो अमेंडमेंट चार्जेस हैं उससे बचा जाए, और बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आनी है, भाग दौड़ होनी है, लेटर लिखो, साइन करो, बैंक जाओ, ये सारी चीज़ें भी ना करनी पड़े। तो आप ड्राफ्ट चेक कर लें, बैंक ड्राफ्ट इम्पोर्टर को देगा, इम्पोर्टर खुद भी चेक करेगा, एक्सपोर्टर से भी चेक करवा लेगा, अगर दोनों एग्री होते हैं तो वो बैंक से कहेंगे ठीक है आप इसको कर दें, थ्रो कर दें, स्विफ्ट कर दें, सेंड कर दें, ताकि ये एलसी आगे चले। तो इस तरह से कोई भी एलसी जो है वो फ्रीली नेगोशिएबल, नॉर्मली फ्रीली नेगोशिएबल होती है, लेकिन सम टाइम बैंक चालाकी करते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।